आप दिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन द पाथ ऑफ दिस S12 दिस P पॉइंट एज्यूम कर सकते हो आप यहाँ पर इस P पॉइंट के साथ ही। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस एंड टुडे आई विल डिस्कस द शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस पैटर्न इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आई वाज डिस्कस इन माय प्रीवियस क्लासेस कि हाउ कैन ऑब्जर्व द मैक्सिमा एंड मिनिमा dark and bright fringes, and then after also I just discuss about the fringes, shifting of the fringes in a YD when are using any materials in the given system like this one. It may be the transparent material and it have the some refractive index mu and thickness is t. Then after we will find out the sub fringe shift. तो फ्रिंज शिफ्ट बहुत इजी सेक्शन है। वहाँ पर आपको क्या एक्चुअली में होता है, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पार्ट है उसी के बीच में किसी एक पाथ में आपने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम डाल देना है। जैसे ही डालेंगे तो फ्रिंज की थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। वो शिफ्ट कितना है, कैपिटल डी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन टू स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स के बीच में है, S1 और S2 के बीच में वो वैल्यूज। तो बहुत फंडामेंटल चीज़ है, आपको सिर्फ एक बेसिक फार्मूला यहाँ से याद रखना है, ये वाली चीज़ फ्रिंज शिफ्ट के लिए D कैपिटल D अपॉन स्मॉल d म्यू माइनस 1 इंटू टी, वेयर T इज द थिकनेस ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन द पाथ ऑफ दिस S12 दिस P पॉइंट एज्यूम कर सकते हो आप यहाँ पर इस P पॉइंट के साथ ही। और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडिशनल पाथ डिफरेंस इज म्यू माइनस 1 इंटू टी, यही चीज़ आपके पास एडिशनल पार्ट इसमें आपके पास आया हुआ है यहाँ पर। तो इसके फार्मूले के बेसिस पर हम पहले भी इसके अबाउट हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू द फ्रिंज देन n इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टी बाई टी अपॉन लेमडा, ये एक रिलेशन। और थिकनेस t इज इक्वल टू, ये रिलेशन आपको कई बार पेपर में देखने को मिल सकता है एमसीक्यूज के फॉर्म में कि यहाँ पर t इज इक्वल टू एल लेमडा म्यू माइनस का 1। ऑप्शंस कैसे बनते हैं इसके एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज के पर्पज से इसका ऑप्शन ए इस तरीके से बनता है, t इज इक्वल टू एल लेमडा अपॉन म्यू माइनस का 1। बी ऑप्शन यहाँ पे बनता है t मतलब थिकनेस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 एन लेमडा। सी ऑप्शन है t इज इक्वल टू लेमडा अपॉन एन म्यू माइनस का 1। एंड डी ऑप्शन आपके पास बनता है यहाँ पर t इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन 1 माइनस म्यू। ठीक है, इस तरीके से एमसीक्यूज ऑप्शन आपको देखने के मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास ठीक से फार्मूला याद है तभी आप इसको क्लिक कर पाएंगे, अदरवाइज डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट है या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप इसको ठीक से सॉल्व नहीं कर सकते। सो दैट इसका जो ऑप्शन एमसीक्यूज का 1 है ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। फ्रिंज शिफ्ट के अबाउट जब भी बात हुई है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये भी ऑप्शन देखने को मिला है। और जो CUT के पेपर्स होंगे वहाँ पर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड वाले। अगर आपका फार्मूला ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पर आप इस चीज़ को सॉल्व करके बहुत आसानी से इस मार्क्स को ले सकते हैं। बस ये क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एप्लीकेशन सेक्शन में आ जाता है जहाँ पर आप उसकी किसी एक पाथ पर ये मीडियम डाल करके ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप एक एमसीक्यू पॉइंट से याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि वेवलेंथ गिवन हो, ऑर्डर ऑफ यहाँ पे एन क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 समथिंग दिया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा मटेरियल का, तो आपसे यहाँ से थिकनेस टी पूछी जा सकती है। या सम टाइम इट मे बी यहाँ से वेवलेंथ पूछा जाए, वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन एन। थिकनेस की वजह से, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, इन सबको मिक्सअप से आपका जो वेवलेंथ है उस ऑर्डर में इस चीज को फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां से आप वेवलेंथ के लिए रेडी हो सकते हो। एज वेल एज सबसे ज्यादा एग्जाम में इस फार्मूले को डायरेक्ट पूछा गया है। इस फार्मूले को एकदम बिल्कुल ठीक से आप लेके चलिए, टी इक्वल टू एन लेमडा अपॉन म्यू माइनस का 1, बिल्कुल ठीक से याद रखेंगे तभी ये क्लिक होगा और बिल्कुल डायरेक्ट आंसर होगा। इसी सीक्वेंस में आगे की तरफ हम लोग देखते हैं 2 पॉइंट्स और भी यहाँ पर है कि शिफ्ट is independent of the order of fringes, that is shift of 0 order to maxima is equal to shift of nth order of the maxima। इस पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंट है कि सभी एक साथ ही शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने उस पर कोई मटेरियल मीडियम डाला उसके अकॉर्डिंगली जो फ्रिंज की शिफ्टिंग है वो 0 ऑर्डर से ही सब कुछ एक तरफ से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बट हमेशा याद रखना यहाँ पर कि जो फ्रिंज शिफ्ट है बीटा नेवर विल चेंज, नेवर चेंज। ये आपका बी डैश इक्वल टू बी ही होगा अगर आपने फ्रिंज शिफ्ट किया तो सेपरेशन बिटवीन देम जो वैल्यूज आती है आपके पास आ रही थी वो बीटा की वैल्यूज तो सेम ही रहेगी, बाकी फ्रिंज की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, बस इतना सा होगा। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ,
शिफ्ट क्या है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ है। वेवलेंथ चाहे कोई सा भी हो, मटेरियल जो थिकनेस टी है वो आपने अगर उस पाथ के बीच में डाला तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी पोजीशन शिफ्ट होती चली जाएगी। क्लियर है ना? एंड आफ्टर द शिफ्टिंग इज दिस वन, आफ्टर द शिफ्टिंग ऑफ दिस वन देन आई विल चेक इट कि क्या होगा यहाँ पर v डैश इज इक्वल टू बीटा। और इस कंडीशन में जब शिफ्ट हो जाएगी फ्रिंजेस की तो वहाँ पे आपको मटेरियल को चेंज नहीं करना है। ओके, नाउ द फ्रिंज विजिबिलिटी की बात करते हैं। फ्रिंज विजिबिलिटी किस तरीके से ये विजिबिलिटी आपको दिखाई देगी फ्रिंजेस की, उसके अकॉर्डिंगली एक वेरी सिंपल इक्वेशन आपके पास है, विजिबिलिटी v इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मीन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मीन। ये एक रिलेशन है कि डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमा अपॉन सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमा की जो इंटेंसिटी है वो उसकी विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। 2 रूट में i1 i2 अपॉन i1 प्लस i2। ठीक है, इफ i1 इज इक्वल टू 0 देन विजिबिलिटी इज इक्वल टू 1। इस केस में ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अगर आपने आई मीन को 0 करा तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी 1। अगर ये मिनिमा 0 है तो विजिबिलिटी केस 1, अगर 1 है इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर कंट्रास्ट दिखेगा, परफेक्ट कंट्रास्ट दिखेगा, आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी होगी यहाँ पर। तो इस केसेस में जो आपने वहाँ पर देखा था कंडीशन, ये आप पास एक इंटेंसिटी थी, इसके अकॉर्डिंगली आपने ये कंडीशन देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो आपकी ये आपके पास 4a² है और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2a² है। ये एवरेज थी, ये मिनिमा थी, ये मैक्सिमा है। तो मिनिमा की वैल्यूज को ये कह रहे हैं कि अगर ये 0 है, प्रॉपर 0 है यहाँ पर, तो जो मैक्सिमास की वैल्यूज है उसकी विजिबिलिटी 1 आ जाएगी। और ये 1 की जो वैल्यूज आएगी 1, वो क्या है, बिल्कुल शो करती है कि परफेक्टली आपको ब्राइटनेस दिखेगा वहाँ पर। ठीक है, इसलिए v जो आपके पास विजिबिलिटी के वैल्यूज है वो 1 होने का मतलब क्या, परफेक्टली कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल डार्क ब्राइट, बिल्कुल ठीक से आपको दिखेगा वहाँ पर, परफेक्ट विजिबिलिटी होगा। मैक्सिमम दैट इज द फ्रिंज विजिबिलिटी विल बी द बेस्ट। यहाँ पर क्या होगा, ये बेस्ट होगा। ऑल्सो इफ आई मैक्स इज इक्वल टू 0 देन v इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड आई मैक्स इज इक्वल टू आई मीन इज इक्वल टू 0। तो इस केसेस में जब v इक्वल टू माइनस का 1 होगी तो इसमें अगर आपके मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर आपकी 0 है तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज नहीं दिखेंगे, आपकी कोई विजिबिलिटी नहीं यहाँ पर 0। -1 की केसेस में आपके पास क्या होगा, ये सबसे ब्लर दिखेगा, कॉन्ट्रास्ट की जो वैल्यूज गिवन है वो सबसे कम दिखेगी। तो विजिबिलिटी का जो रेंज आप देख सकते हो यहाँ पर +1 टू 0 टू -1। तो ये वाली रिजल्ट मैक्सिमा है, यहाँ पे परफेक्टली कॉन्ट्रास्ट आपको दिखेगा और इसके वैल्यूज में मिनिमा कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पर इसकी सबसे कम आपको लाइट मिलेगी। ठीक है, तो इस गिवन सिचुएशन में इस बात को आपको याद रखना, मेन याद रखना आपको ये फार्मूला विजिबिलिटी का कि यहाँ पर इसकी वैल्यूज क्या होगी, रूट के फॉर्म में इन्होंने यहाँ पे दे रखा है इस कंडीशन को, यहाँ पर 2 रूट में i1 i2 अपन i1 प्लस i2। सेम सिचुएशन में अगर आपने इसको एक उस फॉर्म में देख लिया, एम्पलीट्यूड के फॉर्म में अगर आप देखते हो तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विजिबिलिटी जो v की वैल्यूज आपके पास गिवन होगी, यहाँ पर i मैक्स मीन्स a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर माइनस a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये है मिनिमा मैक्सिमा, अपॉन a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। इस दोनों को ओपन करना, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट जो गिवन है, a इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू i के फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि जहां पर ये a1 a2 आएगा 2a1 a2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर 2a1 a2 अपॉन a1 का स्क्वायर एंड प्लस a2 का स्क्वायर, ये दो रिजल्ट आपके पास विजिबिलिटी के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी के फॉर्म में ये रिजल्ट आपके पास होगा विजिबिलिटी का और एम्पलीट्यूड के फॉर्म में ये रिजल्ट होगा आपके पास विजिबिलिटी का। तो इस सेक्शन से न्यूमेरिकल सिंपल है आता है, फार्मूले डायरेक्ट आते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से अगर अच्छा सा रिवीजन है इस पार्ट्स के अकॉर्डिंगली तो आपके पास क्या बिल्कुल अटेम्प्ट इजीली हो जाता है। क्वेश्चन में गलती सिर्फ होगी तो प्लस माइनस के बीच में, उसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इस पे केसेस में आप देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड का केसेस है वो क्या है, रूट में है, और जो जो इंटेंसिटी है वो रूट में, एम्पलीट्यूड क्या नॉन रूट है, क्योंकि यहाँ पर एक रिलेशन है। इसके अकॉर्डिंगली इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आपको मिलता है जहाँ आपको इंटरचेंज करने पड़ सकते हैं और इसके बेसिस पर भी आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, नाउ मिसिंग वेवलेंथ इन द फ्रंट ऑफ वन स्लिट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब मिसिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सपोज P इज ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फ्रंट ऑफ स्लिट S1 एज सोन। मिसिंग वेवलेंथ P एट दिस पॉइंट P पॉइंट्स पर कितना आपके पास आएगा, लेमडा इज इक्वल टू
डी स्क्वायर अपॉन 2n-D। तो जो आपके पास डी स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, वो इसके बीच का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक स्लिट का S1 और S2 के साथ में है। जो आपके पास कैपिटल डी दिख रहा है वो इस स्लिट के साथ और इस स्क्रीन के बीच में है। ये आपका क्या है, स्क्रीन। ये क्या आपके पास, स्लिट। तो ये आपका स्लिट है और ये स्क्रीन, इसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है और इसके अकॉर्डिंगली इस पोजीशन से पॉइंट पी पर इसका आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके शो करता है कौन कौन सी वेवलेंथ यहाँ पर मिसिंग होगी, और उस केसेस में आप पुटिंग कर सकते हो n की वैल्यू 1 2 3। ओके, एंड मिसिंग वेवलेंथ आर लेमडा इक्वल टू, ये मिसिंग वेवलेंथ होंगे आपके डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी, डी स्क्वायर अपॉन 3d, डी स्क्वायर अपॉन 5d। तो 1 3 5 9 यहाँ पर क्या होगा, मिसिंग स्पेक्ट्रा के होंगे वेवलेंथ के, और इंटरफेरेंस इज थिन फिल्म, और यही चीज़ क्या होगी, थिन फिल्म के केसेस में चली जाएगी। एक और छोटी सी बात आपको याद रखनी होगी, थिन फिल्म के केसेस में जो हमारे पास थिन फिल्म के केसेस में आपके पास एक और इक्वेशन याद रखना है, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लेमडा, वेयर ये जो स्लोप आपके पास वेव शेप की मिलती है, यहाँ पर ही ये जो थिकनेस आपके पास गिवन है ये टी होगा, और यहाँ से ये आर एंगल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का म्यू है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस एन है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट दिस वन है। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर अगर आप बात करते हैं इस केसेस पे r टेंस टू 0 हो जाएगा, और सो दैट cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो दैट इस कंडीशन पे 2 म्यू टी इक्वल टू एन लेमडा होगा, एंड 2t थिकनेस इक्वल टू एन लेमडा अपॉन म्यू होगा। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, कई बार पेपर में सिंपल डायरेक्टली मिल जाता है देखने के लिए थिन फिल्म के केसेस में। ओके, नाउ तो मिसिंग आपके पास मिसिंग वेवलेंथ मिल गया, ये बहुत ही रेयर मिलता है क्वेश्चंस पेपर में देखने के लिए, बहुत रेयर। सो दैट आपके पास एक और सेक्शन यहाँ पर आएगा, इंटरफेरेंस इन द थिन फिल्म। ठीक है, तो इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म क्या है यहाँ पर, इंटरफेरेंस इफेक्ट्स आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द थिन फिल्म व्हेन देयर थिकनेस इज कंपेरेबल टू wavelength of incident light. Okay, now if it is too thin as compared to wavelength of light, it appear dark, and if it is too thick, this will be result in a uniform illumination of thin film. This layer of oil on the water surface and soft bubble shows various color in the white light due to the interference of waves reflected from the two सरफेस ऑफ द फिल्म। ठीक है, टू सरफेस ऑफ द फिल्म। तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिखाया जा रहा है, इस डायग्राम में बहुत सिंपल सी बात है, एयर से यहाँ पर लाइट आ रही है, एक सरफेस यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी सरफेस से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये शेप उसी वे से फिल्म की तरह है। वाटर का ये सरफेस है, ऑयल का ये शेप है यहाँ पर दे रखा है, और ये एक अलग प्रॉपर्टीज है कि ऑयल का शेप ऐसा क्यों है ऊपर की तरफ, ये अलग बात है। बट उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं, दो डिफरेंट मीडियम आ गए, एयर के बाद ऑयल आ गया, फिर वाटर आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके डिफरेंट है, इस सरफेस से एक बार रिफ्लेक्ट, दूसरी सरफेस से यहाँ पर रिफ्लेक्ट, और इसकी वजह से इसमें इंटरफेरेंस होगा। इसके इंटरफेरेंस होने की वजह से आपको डिफरेंट कलर्स यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस पर यहाँ पर इंटरफेरेंस फिनोमेना हो जाएगा, और इसकी वजह से आपके पास जो भी इंटरफेरेंस फिनोमेना होगी यहाँ पर डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिल जाता है, और इसी ऑयल के सरफेस में दिखता है इंटरफेरेंस फिनोमेना यहाँ पर। तो किसी भी आप देखेंगे कई बार कि किसी वाटर सरफेस के ऊपर कोई ऑयल गिरा हुआ है, तो आप उसी कुछ डिस्टेंस पे आप खड़े रहिए उसके सन के राइजेस के अपोजिट डायरेक्शंस में या उसके साथ में, तो आपको वहाँ पे शाइनिंग होती हुई डिफरेंट कलर दिखेंगे। उसका रीजन यही है कि उसके अपर सरफेस से एक लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, दूसरी सरफेस से दूसरी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और दोनों में इंटरफेरेंस फिनोमेना होने की वजह से मैक्सिमा और मिनिमा डिफरेंट फ्रिंजेस मिल रही हैं, और वो चीज़ आपको चमकती हुई डिफरेंट कलर्स में दिख जाती है। चूंकि वो ऑर्डिनरी लाइट है सन से आई हुई, तो डिफरेंट सरफेस से जाते हैं, तो बहुत सारे आपको अलग अलग शाइनिंग कलर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस केस में क्या होता है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस टेक प्लेस बिटवीन द वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स टू सरफेस एंड वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम थ्रू इट। तो आपके पास एक थिकनेस टी का मीडियम मिल गया, वहाँ पर इसके डिफरेंट सरफेसेस मिल गए, और यहाँ पे इंसिडेंट वेव है और यहाँ से रिफ्लेक्टेड वेव है, यही फिनोमेना आपके पास डिफरेंट कलर के मिल जाते हैं, और इसकी वजह से आपका रिफ्लेक्टेड रेज आपको दिखाई देगा। ठीक है, और यहीं पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होके इंटरफेरेंस फिनोमेना ऑकर हो जाती है, एंड सो दैट आपके पास जो इंटेंसिटी का डिफरेंट वेरिएशंस है यहाँ पर लाइक दिस वन, ये आपको देखने मिल जाती है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 कॉस ऑफ फाई, ये चीज़ आपके
पास रिलेशन है और इस रिलेशन से इसके पास इंटेंसिटी आई मैक्स और आई मीन आपको मिल जाती है, आई मैक्स और आई, ठीक है, पर मिल जाती है। आई मैक्स के केसेस में आपके पास आएगा रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू। ये दो चीजें आपको देखने को मिल सकती है और इसी मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी की वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर सीन है। तो मेनली क्या होगा, दो अलग लेयर्स हैं, दो डिफरेंट लेयर से फेज का चेंज होगा और इसकी वजह से जो फेज डिफरेंस आएगा यहाँ पर, इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होकर के इसमें इंटरफेरेंस फिनोमेना अकर्स हो जाएगी और वहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा होने की वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की इंटेंसिटी वाली लाइट दिखेगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर रहा थिन फिल्म के साथ सरफेस का, ये चीज़ आप देख लेना। तो आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, वो पेपर में क्वेश्चन क्या रहता है कि जो लाइट जो वाटर सरफेस के ऊपर या ऑयल सरफेस के ऊपर जो डिफरेंट कलर्स दिखते हैं उसका रीजन क्या है। तो आप बिल्कुल सिंपल है, आप कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस फिनोमेना होती है वहाँ पर, जिसकी वजह से आपके पास लाइट मिल जाती है, ठीक है, ओके। नाउ द इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट, net path difference between the two consecutive wave in the reflected system is 2 mu t cos r is equal to, ये आपके पास गिवन है 2 mu t cos r प्लस माइनस का लेमडा होता है तो माइनस लेमडा बाई 2 आ गया। अब लेमडा बाई 2 पाथ डिफरेंस शो कर रहे हैं डेल्टा x इज इक्वल टू पाई लेमडा बाई 2, तो इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा x, पाथ डिफरेंस दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा और इंटू लेमडा बाई 2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गई और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो, ये तो पाई। यही खास बात है, यही खास बात है ये चीज़ कि फेज का चेंज पाई का हो गया जब आप दोनों मीडियम चेंज किया है। जब भी आप एक हायर लोअर मीडियम से हायर मीडियम की तरफ जाओगे तो वहाँ फेज का चेंज पाई हो जाएगा और उसमें पाथ का डिफरेंस लेमडा बाई 2 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली दोनों के अंदर इंटरफेरेंस फिनोमेना टेक प्लेस कर जाएगी, ओके। नाउ एज रेज सफर्ड रिफ्लेक्टेड आर बी पॉइंट जो प्रीवियस डायग्राम में है, दैट इज एट द डेंसर मीडियम एंड एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई 2, वो इस रिलेशन से मैंने आपको दोनों दिखाया कि यहाँ पर कितना है पाई का फेज और यहाँ पर कितना आपके पास लेमडा बाई 2 का है, इज इंट्रोड्यूस। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ही ये ट्रीट किया जाता है कि यहाँ पर आपके पास जो फेज का डिफरेंस है वो कितना है पाई के साथ है। कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव मीन्स जब इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम होगी, इस केसेस में जब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तो वहाँ पर 2 म्यू टी कास आर इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 होगी, दैट इज n इसकी जो वैल्यूज आपके पास गिवन है वो 1 2 3 4 5 समथिंग हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस माइनस का लेमडा बाई 2 है तो एक्चुअल में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की आपने पहले देखी थी पाथ डिफरेंस वो कितना थी, x इक्वल टू लेमडा बाई 2, पर मीडियम चेंज होने की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर इतना आ रहा है तो इसलिए 2n माइनस लेमडा बाई 2 होगा। जब आप इस दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी और दूसरी कंडीशन में मिनिमम मिल जाएगी। तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस r इक्वल टू 0 एंड 2 म्यू टी इक्वल टू 2n माइनस लेमडा बाई 2, जो नॉर्मल इंसिडेंट की बात हो रही है इसका मतलब कि r की वैल्यू जो एंगल है वो क्या आगे 0 हो जाएगी। 0 होने की कंडीशन में जो 2 म्यू टी है 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, यहाँ से रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो cos यहाँ पे जो रिजल्ट है यहाँ पर cos 0 की वैल्यूज क्या है, 1 लिया है, इस 1 की वजह से आपके पास 2 म्यू टी इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 हुआ है। कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमम इंटेंसिटी 2 म्यू टी कास आर इक्वल टू 2n, ठीक है, 2n लेमडा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस केसेस में आपके पास ये क्या आ जाएगी 2 म्यू टी कास ऑफ आर इक्वल टू n लेमडा, और यही पाथ डिफरेंस डेल्टा x के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। एंड फॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट के लिए 2 म्यू टी कास आर इक्वल टू n लेमडा, ठीक है, ये आपके पास है मिनिमम इंटेंसिटी का। और ये दोनों रिवर्ट क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि पाथ का डिफरेंस ऑलरेडी लेमडा बाई 2 का है, ठीक है। तो जहां पर आपके पास n लेमडा आ रहा है, अगर आपने प्लस को लेमडा बाई 2 कर दिया यहाँ पर तो इसके अकॉर्डिंगली ये चीज सिचुएशन आपकी डिफरेंट वेरी आ जाएगी। सो दैट इंटरफेरेंस इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना मीन्स जहां पर ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है मीन्स इंटेंसिटी विल बी द मिनिमम, और आप उसको डार्क फ्रिंजेस बोल सकते हैं फॉर द इंटरफेरेंस द मिनिमम इंटेंसिटी। 2 म्यू टी कास आर इक्वल टू
ये सिचुएशन आपके पास है 2n लेमडा बाई 2 फॉर द नॉर्मल इंसिडेंट 2 म्यू टी इक्वल टू n लेमडा। तो ये बेसिक सारे पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमा इंटेंसिटी 2 म्यू टी कास आर इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2, सो दैट जो नॉर्मल इंसिडेंट होगा फिर से वो चीज़ आर की वैल्यू, जब भी आप नॉर्मल इंसिडेंट की बात करते हो नॉर्मल की, तो वहाँ पर आर की वैल्यू 0 हो रही है और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो रही है। तो जो भी रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं 2 म्यू टी कास ऑफ आर इक्वल टू एल लेमडा, यहाँ पर ये वैल्यूज 1 आएगी फॉर नॉर्मल इंसिडेंट के लिए। यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है उसके लिए 1 आ जाएगी। तो यही कंडीशन आपको ध्यान रखना है, इसी के हिसाब से आपको इसको लेके चलना है। अब आती है बात लिनॉर्ड मिरर की। बहुत सिंपल सी बात है, लिनॉर्ड मिरर क्या है, ठीक है, एक सिर्फ ग्लास प्लेट है ये चीज़, ठीक है, ए प्लेन ग्लास प्लेट, ठीक है, एक्टिंग एज ए मिरर। एक ग्लास प्लेट आप ले लीजिए और उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, एक नॉर्मल मिरर की तरह। उस पर आप डिफरेंट एंगल से आप लाइट को भेजिए और डिफरेंट लाइट्स आएगी, तो एयर से जैसे ग्लास के सरफेस पे आएगी और वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो आपके पास बहुत सारे इंटरफेरेंस फिनोमेना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज जब आप यहाँ पे देखते हैं इस प्लेट के ऊपर एक सोर्स यहाँ पे आया, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करी, दूसरा सोर्स कहीं और पॉइंट पर जाते और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जितने भी इसके से वेरिएशन होंगे सोर्सेस के लिए, और ये डैश पॉइंट करके आपने पीछे ले लिया, तो ये जो फिनोमेना है, एक सोर्स तो चल रही है, दूसरी सोर्स इस सरफेस पे इस मिरर के ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रही है। और भी हो सकती है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट करा सकते हो आप, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट करा सकते हो, इसी सरफेस से बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो मिरर है यही आपके पास एक लिनॉर्ड मिरर है, जिसके ऊपर ये सरफेस आपका पॉलिश्ड है, नीचे वाला सरफेस पॉलिश्ड है और ऊपर वाले सरफेस से जाता है। तो अपर सरफेस से एक रिफ्लेक्शन, दूसरा वाला आपके दूसरे सरफेस से। इस सरफेस की वजह से ये जो मीडियम यहाँ पर है, इसकी वजह से इसमें जो फेज का चेंज आएगा वो पाई आएगा। जैसे पाई आया तो जो ऊपर वाले सरफेस की एक लाइट आपकी इस पे से रिफ्लेक्ट हो गई है फेज चेंज करके, एक दूसरे मीडियम से पास हो जाएगी। इस दोनों के बीच में इंटरफेरेंस फिनोमेना हो सकता है। तो सिंगल सोर्सेस को डिफरेंट सरफेस पे भेजिए, एक मिरर सरफेस के ऊपर, उस पर से लाइट रिफ्लेक्ट हो और वो जाकर फ्रिंज की फॉर्मेशन कर दे आपके इसी स्क्रीन के ऊपर। इस पॉइंट पे ऊपर ये स्क्रीन है और इसी स्क्रीन के ऊपर इसके फॉर्मेशंस हो जाएंगे। तो आपके पास डिफरेंट आपके पास डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंट आपके पास फ्रिंजेस मिल जाएंगे यहाँ पर। एक्सप्रेशन गिव द फ्रिंज विद इज द सेम एज फॉर द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशन यहाँ पर भी यूज होगा जैसा आपने वहाँ पे यूज करा था। कौन सा, S2P माइनस S1P इक्वल टू, ठीक है, x लेमडा अपॉन कैपिटल D, यही था। एंड दिस इज इक्वल टू L लेमडा फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। तो आप यहाँ से कह सकते हैं L लेमडा इक्वल टू x लेमडा अपॉन कैपिटल D, और यहाँ से आपने फ्रिंज विद निकालना है, तो xn इक्वल टू N लेमडा कैपिटल D अपॉन, ठीक है, ये स्मॉल डी, सॉरी स्मॉल डी। तो ये वाले रिलेशन आपको यहाँ पर यूज करना है एज वेल एज। जब आपको दो डिफरेंट फ्रिंजेस मिल जाएंगी, इंटरफ्रेंस फिनोमेना होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस यहाँ पर आपको दिखेंगी, तो आपको बस यही रिलेशन याद रखना होगा, एक्सन इक्वल टू एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर है ना, ठीक है। द पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P इज ए होल नंबर ऑफ वेवलेंथ, द फ्रिंज एट P इज द डार्क नॉट ब्राइट। ओके, एट P पर इसके डार्क होंगे। दिस इज ड्यू टू द 180, जब फेज चेंज होगा आपके पास, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपके पास दिख रही थी यहाँ पर इस फॉर्म में, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 थी, लेकिन जब आपने यहाँ पे मीडियम चेंज किया है तो आप फेज क्या हो जाएगा, पाई, और पाई पे इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम। एट दिस पॉइंट P पर, ये कह रहे हैं S पॉइंट P पर, यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो पहला क्या होगा, डार्क फ्रिंजेस बनेगा। ये बात आपको याद रखना है, ड्यू टू द फेज चेंज। Phase change which occurs when the light is reflected from a denser medium, a grazing incident and fringes is formed O, where the geometrical path difference between the direct and reflected waves is 0. दोनों की कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। एक तो लिनॉर्ड मिरर की बात है कि मिरर क्या है, एक पॉलिश सरफेस है, एक सोर्स से एक लाइट आप भेजते हो, ये इसकी इमेजनरी पॉइंट्स है डैश डैश करके, और ये बीच में डिस्टेंस टी ले रखा है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्री एयर की मीडियम में जा रहे हो, दूसरी लाइट आपकी जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है मिरर के ऊपर से, उसमें क्या होगा, फेज का चेंज पाई हो रहा है। इस पाई फेज चेंज होने की वजह से जो इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम स्टार्ट होना चाहिए थे, वो P पॉइंट पर उसकी मिनिमा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि चेंज फाई का हो गया।
और इस केस में जब आप भी आप इस कुछ चीज़ को देखते हो तो पॉइंट पी पर इसकी डार्क फ्रिंजेज होगी, बाकी डिफरेंट केसेस पे इसकी ब्राइटेज आ जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट होगा डार्क से, डार्क वाला पॉइंट ये रहेगा, एंड देन फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनते चले जाएंगे। सो दैट जब आप करते हैं इस प्रकार, whenever there exists a phase difference of pi between the two interference between of light conditions, तो बहुत सिंपल है कि इसके जो एक्सप्रेशन है, जो डेरिवेशन आपके पास आएंगे वो बिल्कुल ही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह ही होंगे। और इस केसेस में आपके पास जो फ्रिंजेस बनेंगी वनली फॉर दैट केसेस कि आपका फेज पाई का चेंज हो रहा है इस मीडियम की वजह से, तो जहाँ पे डार्क बनते थे वहाँ पे ब्राइट है, और जहाँ पे ब्राइट बनते हैं वहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बन जाएंगे। यही एक डिफरेंस इसमें आएगा। और लिनार्ड मिरर सबसे ईजी पार्ट है जहाँ पर आप फ्रिंज की फॉर्मेशन कर सकते हो एक सिंगल सोर्स को आप भेज करके उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करके, और जैसे ही वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उस केसेस में जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेज है इससे स्क्रीन के ऊपर से, ये मिरर है आपके पास, ये लाइट इंसिडेंट होगी और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये स्क्रीन है, और इसी स्क्रीन पर आपके पास डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनने हैं। ये आपके पास ये ग्लास प्लेट है, सॉरी मिरर है, मिरर पर नीचे वाला सरफेस आपको पॉलिश किया हुआ है, और ये लाइट इस पे आके ये रिफ्लेक्ट हो रही है और एक लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसमें जो इंटरफेरेंस फिनोमेना होगा वो फेज पाई के साथ चेंज है। तो जो आपके पास पी पॉइंट पर लाइट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, वो क्या होगी, आपके पास डार्क स्टार्ट हो जाएगी इन कंपेयर टू वाई एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता था कि सेंटर, जहाँ पर सेंटर की बात करते थे या पी पॉइंट पर वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली बात करते थे, और वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की वजह से आपके पास जो भी फेज शिफ्ट होती थी या पाथ डिफरेंस होता था वो विदाउट पाई के होता था। क्लियर है ना? तो इस दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, ये ज़्यादा इजी है कंपेयरिंग टू यंग्स डब्ल्यू सेल एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है। सो दैट इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं फ्रेजनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, फ्रेजनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेजनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट क्या, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्लास, यहाँ पर क्या लिखा है, बाइप्रिज्म का मतलब क्या है कि दो प्रिज्म को, एक प्रिज्म इस टाइप का है और दूसरा प्रिज्म आपके पास एक और इस तरीके का है, ठीक है। ये दो प्रिज्म, इस दोनों को इन्होंने बेस टू बेस कनेक्ट किया, बेस टू बेस दोनों को कनेक्ट किया बाइप्रिज्म के साथ। जैसे उसको कनेक्ट किया, उसकी जो ये वैल्यूज है, ये वाली वैल्यू जो इसके बीच में, वो बहुत ही शार्प है, बहुत पतली है। पतली होने की वजह से इसको एज ए स्लिट यूज करते हो। तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में जो बाइप्रिज्म लगा हुआ है उसको ट्रीट करना एज ए स्लिट और बहुत ही पतला है। इस पॉइंट सोर्स से एस से एक लाइट यहाँ पे जाती है, दूसरी सोर्स यहाँ पे लाइट आएगी, ठीक है। और इस लाइट सोर्स की वजह से यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेज होंगे वो इस रीजन में होंगे। यहाँ पर ये जो रीजन आपके पास गिवन है ये सुपरपोजिशन रीजन होगा, ये सुपरपोजिशन रीजन है, और इसी रीजन में लाइट की फॉर्मेशन होगी। तो एस पॉइंट से ये सेंटर पर है, सेंटर आपके पास मैक्सिमा दिख रहा है यहाँ पर, और ये फ्रिंजेज यहाँ पर, इसकी वजह से और इस पॉइंट की वजह से दो वर्चुअल सोर्सेज हैं। ये एक्चुअल में एक वर्चुअल सोर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं S1 और S2, और ये S1 S2 वर्चुअल सोर्स की तरह ट्रीट करने की वजह से ये YD की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, बिहेवियर इनका उनके जैसा ही हो गया, और उसकी वजह से इनके जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाली स्लिट आपको इस तरीके से दिख सकती है, ठीक है। तो यही एक्सपेरिमेंट है और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, YD के लिए। अब इसमें क्या फ़ायदा है, एक सिंगल प्रिज्म आपके पास बाइप्रिज्म है और उसकी डिस्टेंस A है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस B है। अब सिंपली इसको आप इस पोजीशन से इसको वेरी कर सकते हो। तो आप सिंपली इसके फेस के साथ आप इसको चेंज कर सकते हो, और जहां भी इसकी जो पोजीशन है वो इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। तो जो फ्रेजनल बाइप्रिज्म है वो भी एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पार्ट है, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट का एग्जांपल है, और यहाँ पर भी आपके पास फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेज की हो जाती हैं। और इस केसेस में क्या होती हैं कि फ्रेजनल बाइप्रिज्म में एक सिंगल ही आप बेस टू बेस कनेक्टेड फ्रिंज होता है, एक सिंगल एक्सपेरिमेंट ईजी होता करना, उसकी पोजिशन को ईजिली शिफ्ट करके आप उसके फ्रिंजेस को शिफ्ट कर सकते हो। रियल लाइफ में ऐसा अगर फिजिक्स के लैब में आप जाके इसको करेंगे जैसा कि आप लोग करते थे, तो इसके फ्रिंज की फॉर्मेशन की जो सेटअप है वो बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम लेता है। पर एक सिंगल कैंडिडेट ही इस चीज़ को हैंडल कर सकता है। YD में तो 2 लोग लगते हैं एटलीस्ट, पर यहाँ पर सिंगल ही एक ही बाइप्रिज्म को आपकी पोजीशन की शिफ्ट करनी है और फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस का ऑकरेंस कर देना है। जो फ्रिंज की फॉर्मेशन होगी, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये भी इंटरफेरेंस फिनोमेना है। Fresnel bioprism is made by the joining base is based to thin prism of very small angle, ठीक है।
एक्यूट एंगल ऑफ द बाइप्रिज्म इज 1/2, हाफ एंगल है, 30 मिनट्स है, एंड अब्सोल्यूट एंगल ऑफ द बाइप्रिज्म 179। इसकी वजह से ही जब आपके पास ये बाइप्रिज्म यूज कर रहे हो ये वाली, तो ये कह रहे हैं कि ये वाली जो एंगल आपके पास है वो है 179, ठीक है, और ये वाली एंगल है कितना 1/2 है। हाफ ऑफ द एंगल कितना पतला होगा, कितना शार्प होगा, बहुत ही शार्प है ये बाइप्रिज्म, और यही बेस टू बेस कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। एंड नाउ व्हेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इज कैप्ड, ठीक है, कैप्ड इन फ्रंट ऑफ बाइप्रिज्म, टू कोहेरेंट वर्चुअल सोर्सेज याद रखना, S1 और S2 आर प्रोड्यूस, तो ये दो वर्चुअल सोर्स S1 और S2 यहां पर क्या हो गया, प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर फाउंड on the screen placed behind the biprism. Interference fringes are formed in the limited region which can be observed with the help of eyes. Fringe width is measured by a micrometer attached to the eyepiece. Fringes are of equal to the width. It is the virtual values of beta is equal to lambda d upon d. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी इतना ही था बीटा के वैल्यूज, और आपके पास फ्रेजनल बाइप्रिज्म में भी इतना ही है इसकी वैल्यूज, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपन कैपिटल डी, ठीक है। इस दोनों वैल्यूज की वजह से आप फ्रेजनल बाइप्रिज्म को यहाँ पर अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड बेसिक रिलेशन आपके पास जो आएगा वो कुछ इस तरीके से है। लेट द सेपरेशन बिटवीन द S1 S2 बी डी, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्लिट एंड द स्क्रीन फ्रॉम द बाइप्रिज्म बी ए एंड बी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंसेज आपको दिया गया इस पॉइंट से, ये पॉइंट है आपके पास S1 और S2 का, ठीक है, ये है आपके पास सेंटर से, ये वैल्यूज S1 और ये S2 पॉइंट से, और यहाँ से इस पॉइंट P पर जब आप इसको डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एजुम्सन लेना है आपको कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक A है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास B है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में आपको यही चीज़ दिखानी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है और यहाँ तक डिस्टेंस B है। अब इस A और B के साथ इसकी शिफ्टिंग होनी चालू हो जाएगी। तो कैपिटल D की जो वैल्यू होती थी आपके पास, मतलब जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप देखते थे तो जो कैपिटल D आपके पास होता था वो क्या होता था, A प्लस B होता था, यही है ना, A प्लस B। तो इसके अकॉर्डिंगली ही आपको इस चीज़ को यूज करना है, सो दैट आप यहाँ पे कह सकते हैं द एंगल ऑफ बाइप्रिज्म अल्फा एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, देन D इज इक्वल टू 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर बाइप्रिज्म एंगल की अल्फा की बात करी, वो अल्फा एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस अल्फा के साथ उसका एक रिलेशन उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और जो वेवलेंथ की वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पर बीटा 2 अल्फा म्यू माइनस 1 अल्फा अपान a प्लस बी, ठीक है। तो इस केसेस में यहाँ पर ये 2a है, 2a म्यू माइनस 1 अल्फा अपान a प्लस बी, एंड बीटा इक्वल टू यहाँ पर होगा, ये रिलेशन आपको याद रखना है, a प्लस बी लेमडा अपान 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। ये एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको याद रखना होगा, ठीक है। इफ कन्वेक्स लेंस इज माउंटेड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड आईपीस, देयर विल बी द टू पोजीशन ऑफ लेंसेज when the sharp image of coherent sources will be observed in the eyepiece. The separation of the image in the two positions are measured, let to be the d1, so that d is equal to root of d1 plus d1 into d2. ये रूट में आपका d1 d2 होगा, एंड लेमडा की वैल्यूज बीटा d अपान कैपिटल D इक्वल टू बीटा रूट में d1 प्लस d2 इंटू दिस वन। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस फार्मूले को आपको देखना है कि d इक्वल टू रूट में d1 d2 है, एंड लेमडा इक्वल टू बीटा रूट में d1 d2 अपान a प्लस बी है। तो आपको इस रिलेशन को एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ फार्मूले के हिसाब से देखना है, बाकी यहाँ से कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाता है। तो इंटरफेरेंस फिनोमेना में आपके पास कौन कौन से आ गए, एक डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट की बात कर रहे थे, उसमें आपके पास एक आ गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लेनार्ड मिरर, और आपके पास फ्रेजनल बाइप्रिज्म आ गया, और आपका न्यूटन्स रिंग। ये चारों ही डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट का एग्जांपल हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास कोई एक एमसीक्यूज में देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ से कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके पास नहीं आते, न्यूमेरिकल यहाँ से बिल्कुल नहीं आते। आपको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करना है, जहाँ पर आपके पास कोई गिवन क्वेश्चन होगा और उसमें से कुछ फार्मूले आपको मैच करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब आपके पास आती है न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग भी बहुत बेसिक है,
फंडामेंटल द पार्ट ऑफ इंटरफेरेंस है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग है। अदरवाइज ये पार्ट सिलेबस में इतना डिटेल से डिस्कशन नहीं है, बस डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के बेसिस पर या एप्लीकेशन सेक्शन ऑफ दिस क्वांटिटी के हिसाब से एक छोटा सा ओवरव्यू आपके पास न्यूटन्स रिंग का होना चाहिए। सो दैट इफ वी प्लेनो कन्वेक्स लेंस आर प्लेन ग्लास surface, wave shape film of air formed between the curved surface of the lenses। तो यहां पर क्या दो तीन वर्ड आए, एक आया आपके पास वेव शेप फिल्म, ये वर्ड आया, एक आया वर्ड आया आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये वर्ड है, ठीक है, एंड ग्लास प्लेट सरफेस पे इसको रखा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या हुआ, ये है प्लेनो कन्वेक्स लेंस और इसको रखना है ग्लास प्लेट के ऊपर, इसका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बस इस पे कुछ नहीं। यहां से लाइट आपकी इस सरफेस पे आएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी और दूसरी सरफेस से दूसरे रिफ्लेक्ट होगी। और आपको पता है कि जब आप मीडियम चेंज करते हो तो फेज पाई का चेंज हो जाता है और इस केस में यहाँ पर इंटरफेरेंस फिनोमेना हो जाएगी। और यहाँ पर जो एयर शेप है, ये जो एज है, थिकनेस ये टी है, यही इसी को वेज शेप बोल रहे हैं, इसी को ये वेज शेप बोलते हैं। इस वाले सेक्शन को वेज शेप का मतलब होता है ये, इस तरीके के शेप के जो बिहेवियर है यहाँ पर, ये थिकनेस टी है और ये एयर गैप है। इस केस में लाइट यहाँ पर आके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है डिफरेंट मीडियम के साथ ही, ओके। और जैसे ही इस मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर इंटरफेरेंस फिनोमेना होगा और फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेज हो जाएंगी, और वो ऊपर से देखना आपको और इसी एयर गैप के बीच में दिखेगा, इस दोनों एयर गैप है इसी के बीच में। अब चूंकि वो लाइट सभी जितने भी आपके पास गिवन होंगी वो सर्कुलर होंगी, तो वो इस तरीके से यहाँ पर ऊपर से देखने में ऐसे दिखेंगी और वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है इस पॉइंट के साथ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूटन्स रिंग, बिकॉज देयर शेप इज कंसेंट्रिक टू द सेंटर। इसका जो शेप है कंसेंट्रिक टू द सर्किल है और वो सेंटर की तरफ है, सो दैट इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। नाउ इफ वी अलाउ द मोनोक्रोमेटिक लाइट टू फॉल, मोनोक्रोमेटिक क्यों फॉल करना है, क्योंकि जो रिंग बनेंगे 7 कलर्स के बनेंगे तो सब व्हाइट व्हाइट सा दिखेगा, डार्क एंड ब्राइट तो दिखेगा पर व्हाइट व्हाइट से सारा दिखेगा, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि कौन सी फ्रिंजेस किसकी है। दैट्स वाई मोनोक्रोमेटिक सेट्स, पहले भी क्लास में डिस्कस किया मैंने, कहा कि यहाँ पर सिंगल वेवलेंथ आप यूज करिए ताकि वो लाइट यहाँ पे आने के बाद इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाए। और आपको सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स रहेगी तो सबकी फ्रिंज की जो ऑर्डर है वो आपको ठीक से दिखेगा दोनों केसेस में। और दो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका सरफेस पर रिफ्लेक्ट हो, दूसरा यहाँ से ट्रांसमिटेड हो। दोनों ही केसेस में सिर्फ फेज का चेंज होगा, बाकी फ्रिंजेस आपकी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्मेशन दोनों की हो जाएंगी। कब होंगी, जब ये थिकनेस, ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, रेडियस ज़्यादा होना चाहिए ताकि बीच का एयर गैप थोड़ा कम हो और दोनों ही सोर्स जो ये बीच का है वो बहुत पास पास हो। तो इस केस में आपका जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेज होगी वो ये दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, यही आपके पास थिकनेस टी होगी, ये एयर गैप है, यहीं पे लाइट आपके पास वेरी करेगी, ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक इसकी, यही आर है रेडियस, ठीक है, पूरा डायमीटर डी होगा और इसके अकॉर्डिंगली ये इसकी थिकनेस है। और यहीं पर जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस की होंगी वो होगी, ये होगा पास ब्राइट फिर डार्क, सॉरी ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, ये बनते जाएंगे। और बीच का जो सेपरेशन है वो आपका क्या होगा, वो डिक्रीज करता जाता है। ये बात याद रखना, विद द इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर इन ए न्यूटन्स रिंग फॉर्मेशन, with increasing of order of fringes, decreasing separation between them। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका आपसे कि जब आप जैसे जैसे इसके बीच का ये जो गैप्स है, ये वाली जो सेपरेशन है वो आपकी डिक्रीज करती चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद होगी तो और छोटा सा होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सेचुरेट हो जाएगा। तो जो इसकी ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेज है एन के साथ, जब आप एन के साथ इसकी आर रेडियस की बात करते हो तो वो कुछ इसके बीच का जो सेपरेशन है बीटा, अगर मैं बीटा सेपरेशन की बात करूं एन ऑफ ऑर्डर के साथ, तो ये कुछ इस तरीके से डिक्रीज होकर सेचुरेट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई इज बीटा इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एन, इस फॉर्म में जाते हैं,
और रेडियस की आप बात करते हो तो रेडियस भी आर एन प्रोपोर्शनल रूट में यही है, और इससे रिलेटेड है सेपरेशन आपका बीटा इज इक्वल टू आर एन प्लस वन माइनस आर एन यहाँ से, और ये रिलेशन रूट एन के साथ है। तो ऑर्डर के साथ जब आप इस चीज़ की बात करते हैं तो डिक्रीज करता चला जाता है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। द सेंट्रल फ्रिंजेस इज डार्क स्पॉट, देन देयर इज ए अल्टरनेट ब्रिंज एंड डार्क फ्रिंजेस रिंग शेप, जो रिंग का शेप है उसके अकॉर्डिंगली। द रेडिएशन ऑफ एनथ डार्क रिंग आर एन इज प्रोपोर्शनल टू रूट में, ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है आर एन के साथ इज प्रोपोर्शनल टू रूट में एन, इसके लिए भी अगर आपने ग्राफ देखना है आर एन के साथ रूट में एन के साथ, तो वो भी शेप इसी तरीके से मिल जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है यहाँ पर कि विद इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर, जब आप ऑर्डर इंक्रीज करते हो तो इसकी जो रेडियस की वैल्यूज है वो धीरे धीरे सेचुरेट होती जाती है, और एक टाइम के बाद ये बिल्कुल पास पास आपको दिखने लग जाती है, इसके पास बिल्कुल पास, बिल्कुल ऐसे दिखने लग जाएंगे। ठीक है, नाउ n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कन्वेक्स सरफेस, द डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंजेस आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, बिल्कुल ठीक बात है, स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंजेस इज नथिंग बट आर एन इक्वल टू रूट में n प्लस वन अपॉन टू एन लेमडा आर 2n प्लस वन लेमडा बाई टू। एक एक फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको याद रखना है कि जब आप इस प्रोपोर्शनल की बात करते हो तो 2n प्लस वन, ठीक है, इस ऑर्डर में जाते हो, और जब यहाँ पे आपने बात करा है इस केसेस में तो आपके पास ये, तो दोनों केसेस का अलग अलग है, एक ब्राइट फ्रिंजेस के लिए और डार्क फ्रिंजेस के लिए। तो डार्क के लिए 2n प्लस वन और ब्राइट के लिए आपके पास रूट ऑफ n, ये दोनों याद रखना है। द डायमीटर ऑफ रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑड नंबर। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ द लिक्विड ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द lenses and glass plate, the radius of r is equal to this one, रूट में n lambda into mu। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ ये मिल गया आपके पास। अब इसी की वैल्यू से आपके न्यूटन्स रिंग के जो अरेंजमेंट है यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉर द डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग dn is equal to n प्लस p के पावर nth डार्क रिंग एंड dn प्लस n, ठीक है, और मेजर्ड देन यहाँ पर जो वैल्यूज आपके पास दिख रही है डी एन का स्क्वायर एन प्लस वन 4n प्लस वन इक्वल टू एन लेमडा, और डी एन इक्वल टू डी एन के स्क्वायर 4n लेमडा आर इक्वल टू, ये रिजल्ट आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो वेवलेंथ की वैल्यूज है नॉर्मली कई बार ऐसे भी लिखा जाता है डी एम एन का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, एम इंटू आर, ये वेवलेंथ की वैल्यूज है। तो जो m की वैल्यूज है वो क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। अगर यहाँ पर आपके पास ये n है और यहाँ पर n प्लस m है, तो इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन की वैल्यू आएगी वो n प्लस m माइनस n से n कैंसिल आउट हो गई, ये m आ जाएगा बस। फॉर एग्जाम्पल्स अगर आपने 10th, ये 5th है और ये वाली 5th स्क्रीन है और ये 10th है, तो जो m की वैल्यूज आएगी यहाँ पर वो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। तो m की वैल्यू यहाँ पे 5th आ जाएगी। r क्या है यहाँ पर, ये रेडियस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, और उस लेंस की जो वैल्यूज आपके पास गिवन होगी वो ऑर्डर ऑफ 100 सेंटीमीटर के अराउंड की होती है। ये बात आपको याद रखना है, ये सेंटीमीटर ऑर्डर की होगी, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देखोगे, ठीक है। और इस केसेस में वेवलेंथ आपके पास गिवन होगी, तो वेवलेंथ को फाइंड आउट करना तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, एज वेल एज अगर आपने यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप निकाल सकते हैं म्यू की वैल्यूज। यहाँ पर आपके पास डी एन, यहाँ पे देख लीजिए जो रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स डी एन डैश अपॉन डी एन, इसकी वैल्यूज को आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके देख सकते हैं, एक बार फ्री स्पेस में और एक बार मीडियम के केसेस में, ठीक है, डी एन अपॉन डी एन डबल डैश, ठीक है। पहले आपने किसी एक मीडियम में लेंगे, एयर में लीजिए, किसी और में लीजिए, और उसके बाद आप उसको दूसरे मीडियम पे लीजिए, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ होगा। तो जब भी आप इस डायमीटर के फाइंड आउट करना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव के साथ मीडियम, तो पहले आप रिंग के डायमीटर देखिए और फिर आप उसको मीडियम में डालिए, फिर उस चेंज हो जाएगा। अब उस मटेरियल का जो आपने उस पर डाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे उसके लिए कि जो पहले रिंग का डायमीटर है वो, और उसके बाद पानी डालने के बाद जो होगा दूसरा, वही का रेशियो आप डी एन डैश अपॉन डी एन डबल डैश जो बाद में निकालोगे नीचे, और जो पहले था वो ऊपर रख के डिवाइड कर दोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी पास। अब चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केसेस में क्या है कि जो डायमीटर है
वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही आपने कोई दूसरी मीडियम को इन्वॉल्व करोगे उसके साथ ही उसकी साइज क्या होगी, पहले से डिक्रीज कर जाएगी पूरी साइज। पहले ये साइज होगी एयर के केसेस में, जैसे आपने उसको वाटर में डाला और छोटी हो जाएगी। उससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर कोई ऑयल में डाला तो और छोटी हो जाएगी। इस तरीके से उसकी साइज छोटी होती चली जाएगी, और साइज छोटी होती चली जाएगी, आप उसको डिवाइड कर देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा किसका, मीडियम का, जिसको आपने वहाँ पर यूज़ किया है। अब बात आती है डॉपलर इफेक्ट्स का। डॉपलर का साउंड इफेक्ट तो लोगों ने पढ़ा ही होगा, डॉपलर का लाइट इफेक्ट भी होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसके लिए बहुत एक सिंपल सी इक्वेशन है कि वो वेरिएशन करती है पोजीशन के साथ, ऑब्जर्वर के साथ और ऑब्जेक्ट की पोजीशन, एक रिलेशन डेवलप करते हैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और अपरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ। ये दोनों ही रिलेशन आपको यहाँ पर दिख सकती हैं। ये आपके पास है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और अपरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन, एंड सो दैट वी हैव टू source of light move towards the stationary observer. When a light source is moving towards an observer with a relative velocity mu, then the apparent frequency mu is more than actual frequency mu. The apparent wavelength lambda is less than the actual wave. In such case, आपके पास जो बेसिक फंडामेंटल फार्मूले हैं यहाँ पर डॉपलर का, ये दोनों ही डॉपलर की इक्वेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, जहाँ पर ये एक आपकी फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसीज है, और इसके अकॉर्डिंगली आप वेवलेंथ के टर्म में याद रख सकते हैं। लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा अपॉन लेमडा इंटू रूट में 1 माइनस का म्यू बाई सी अपॉन म्यू प्लस सी। ठीक है, इस टर्म में भी आप इसको याद रख सकते हैं वेवलेंथ के टर्म में, वेयर इफ फ्रीक्वेंसी जो वेलोसिटी है सॉरी v इज लेस देन c, यहां पर ये सब वेलोसिटी के टर्म में है। ठीक है, ऑब्जर्वर के साथ है, एक ऑब्जर्वर है और एक स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये c की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके हिसाब से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और ये दोनों रिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने चेंज इन वेवलेंथ के टर्म में आप लिखते हो लेमडा एंड रूट ऑफ दिस 1 माइनस का v बाई सी अपॉन 1 प्लस v बाई सी, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के वर्ड से। और डॉपलर इफेक्ट्स में वेवलेंथ के टर्म में ये रिलेशन कई बार पेपर में देखने को मिल चुका है। एज वेल फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी आप देख सकते हैं, और इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू है c बाई लेमडा है, और इस लेमडा की वजह से आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन मॉडिफाइड कर सकते हो। c बाई लेमडा से c बाई लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास ये केसेज आएगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी का म्यू डैश इक्वल टू म्यू 1 प्लस मी बाई सी, ये आ जाएगा। और उसी सेम कंडीशन में जब आपके पास जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट से कंपैरिजन बहुत कम है, जो रियल लाइफ एग्जांपल है उसकी बात करने लगे यहाँ पर, क्योंकि इन जनरल जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। उस स्पीड के कंपैरिजन में जो आपके पास सिस्टम होगा वो उसके कंपैरिजन में बहुत ही स्लो, जैसे कार चल रही है, एरोप्लेन चल रहे हैं, साइकिल चल रही, बस चल रही, इस तरीके के बिहेवियर जो मोशंस हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होंगे, बहुत ज़्यादा। इसलिए लेस देन कम की बात की जा रही है, बहुत स्लो स्पीड की। और इस केस में जो अपरेंट वेवलेंथ होगा आपके पास वो लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा 1 माइनस का v अपॉन सी हो जाएगा। अब डॉपलर शिफ्ट ने कहा वायलेट शिफ्ट होगा यहाँ पर, जो डॉपलर का शिफ्ट है, इस शिफ्ट के केसेस में आपको एक फार्मूला याद रखना है, डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा v बाई सी। ठीक है, v बाई सी। एंड जब वहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ डिक्रीजेंस की बात करोगे आप यहाँ पर, तो लेमडा डैश चेंज इन लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल टू v बाई सी, तो v बाई सी के साथ ही रिलेशन आ जाएगा। तो जो आपका डॉपलर शिफ्ट है उसके केसेस में ये रिलेशन आपको याद रखना है, डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा एंड v बाई सी। ये कई बार पेपर में देखने को MCQs के फॉर्म में दिख जाता है आपके पास। तो ये बेसिक जो रिलेशन है आपको ये याद रखना है, और इसी के हेल्प से आपको आगे की तरफ चलना है। ठीक है, तो सारे बेसिक फंडामेंटल्स जो रिलेशन है ये फार्मूले के डिफरेंट कंडीशंस में देखने की जरूरत नहीं है, इस यहाँ पर सिर्फ बेसिक फार्मूले। और आपको जैसे इन दिस केस जब आपके पास ये बहुत कम हो, वेलोसिटी इज वेरी, जो फ्रीक्वेंसी लेस है, वेवलेंथ भी ग्रेटर है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, म्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा से, म्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका म्यू डैश ग्रेटर देन म्यू होगा तो आपके पास वेवलेंथ इज लेस देन लेमडा होगा।
तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होने की वजह से वाइस वर्सा हो जाएगा, और फिर आपके पास ये डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे मिल जाएंगे। और वही सेम रिजल्ट आपके पास यहाँ पर भी याद रखना है डॉपलर शिफ्ट के लिए। और डॉपलर शिफ्ट का ये रिलेशन आपको इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप कहेंगे चेंज इन वेवलेंथ इक्वल टू लेमडा वी अपॉन सी। ये रिलेशन आपको याद रखना है, और इसी से हेल्प मिलेगी आपको एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ से ये पार्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ से आपको सिंपल ये याद रखना है इस सेक्शन के लिए। डॉपलर ब्रॉडिंग में आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जो चेंज इन वेवलेंथ है वो प्लस माइनस वी बाई सी इंटू लेमडा, ये दोनों के साथ एक बार प्लस होगा और माइनस होगा, ये ब्रॉडनिंग का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पर इस ब्रॉडनिंग की जो बात आती है, द डॉपलर ब्रॉडनिंग इन द प्रोपोर्शनल टू यू एंड विच इज टर्न इनटू द प्रोपोर्शनल टू द रूट में टी। ठीक है, वेयर टी इज द टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर का भी इफेक्ट इसके साथ है, तो टेम्परेचर को कंसीडर कर लेना आप, और इसके अकॉर्डिंगली इसको आपको देखना है। राडार सिस्टम आपके पास नहीं है। ठीक है, अब आपके पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर, हाँ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस में क्या होता था, दो चीजें होती थी आपकी, ओवरलैपिंग of two coherent sources। इंटरफेरेंस का फिनोमेना ये था आपके पास। ठीक है, अब आप डिफ्रैक्शन की कंडीशन में जब आप आएंगे तो डिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा आपके पास, डिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट। अब इस दोनों चीज़ों में एक बहुत बेसिक चीज़ मिलेगा आपको देखने के लिए कि जब आप इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग होगी, और वहाँ पे आपने देखा कि जो मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी थी यहाँ पर, वो लगातार इसकी जो कि क्या थी, वो कांस्टेंट थी। बेंडिंग ऑफ लाइट के केसेस में ऐसा नहीं होगा। इस केसेस में जब भी आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेंगे, जब भी आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस होगा। इस केस में क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमा तो होगी जो होना यहाँ पर आई नॉट, उसके बाद अल्फा के साथ ये वैल्यूज डिक्रीज करेगी। ऐसे यहाँ पर जो इंटेंसिटी आई थी वो आपके फाई के साथ वेरी कर रही थी, और फाई के केसेस में जो मैक्सिमा की वैल्यूज है वो लगातार यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमा रहती है। जो भी क्वांटिटी थी, फॉर एग्जांपल 4a² है, अगर सेम एम्पलीट्यूड है तो इंटेंसिटी मैक्सिमा 4a² है। बट इस केस में आपके पास जो इंटेंसिटी है बेंडिंग ऑफ लाइट केस में, वो वेरी करेगी I = I नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर। अब कैसे ये वेरी करेगी, क्या ये कंडीशन है, ये इस तरीके से दिख रही है, ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियरली समझना पड़ेगा कि भाई डिफ्रैक्शन है ऑफ लाइट की, इसके लिए हमारे पास फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होगा और फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, दो डिफरेंट टाइप्स की डिफ्रैक्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन है बेंडिंग ऑफ लाइट की, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन वो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट सेक्शन मिलेगा आपके पास, एक मिलेगा फ्रेजनल के साथ और दूसरा मिलेगा आपके पास फ्राउनहोफर के साथ, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। दो डिफरेंट आपको डिफ्रैक्शंस मिल जाएंगे। इस डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है, जैसे कि अगर आपने एज्यूम कर रखा है यहां पर कि एक सिस्टम है ये, ठीक है, सोर्स यहां पे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो सोर्स होंगे वो कहां से आते हैं, सोर्स यहां पर आपके मिलेंगे इनफाइनाइट से दिखाना है तो उसके लिए आपके पास ये, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की इस पॉइंट्स को यहाँ पे जाना है, इस पॉइंट्स को यहाँ पे। अब ये दोनों ही सोर्स इस स्लिट के साथ पैरेलली जाएंगे और इस केस में यहाँ की जो डिस्टेंस दिखी जाएगी वो ए दिखी जाएगी। यहीं से ये सिस्टम आपको यहाँ पर जो दूसरा सिस्टम आपके पास मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन से अगर मैंने इस सेंट्रल पोजीशन से इसको देखा तो ये एक बेंडिंग ऑफ लाइट इस पोजीशन पे जाएगी और यहाँ पर अगर आपने कोई एक लेंस यूज कर दिया तो वापस ये लाइट जब यहाँ पे जाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, और ये पॉइंट आपके पास पी हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपके पास ये आ जाएगी। तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की दोनों ही कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पाथ डिफरेंस। उस पाथ डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट डॉटेड लाइन कर देते हैं और यही पॉइंट हमें लेके चाहिए और ये एंगल थीटा है और यहाँ से ये एंगल थीटा है, इस दोनों की एंगल के थीटा साइज है। इस पॉइंट्स में अगर मैंने एज्यूम किया ए बी और सी तो हमें तो बी सी की वैल्यू चाहिए,
तो इस डायग्राम से जो आप सेंटर पॉइंट पी से उसकी बात करते हो, इस डायग्राम से, तो आपके पास मिल जाएगा बी सी अपान ए बी साइन थीटा, ये है ना, ये पॉइंट आपका थीटा है और ये बी सी एंगल है और ये ए है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा यहाँ पर बी सी मीन्स पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू ए बी साइन थीटा और डेल्टा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ये रिजल्ट आपको यहाँ से मिल जा रहा है और इसी केस को यूज करना है हमें आगे के सेक्शन में। जब आपने इसकी इंटेंसिटी की बात करी तो उस इंटेंसिटी में ये जो पॉइंट्स आपको स्लोप दिख रहा है, ये स्लोप, ये वाले स्लोप, इसकी वजह से इसका एक पॉइंट यहाँ पर ये दिखता है और इसी को आप एज्यूम कर सकते हैं अल्फा। अगर मैं इस सिस्टम को अलग से निकाल दूं यहाँ पर इस तरीके से, तो इसका ये पॉइंट यहाँ पर जो दिखेगा वही यहाँ पर दिखेगा आपको 2 अल्फा। इस पॉइंट्स को कट किया मैंने, ये जो एंगल आपके पास है वो उस पूरे स्लोप के साथ इसको 2 अल्फा एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। एज्यूम करने के बाद यहीं से आपके पास जो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस पॉइंट को आप एज्यूम कर लीजिए, ओ या सी समथिंग जो भी आपको एज्यूम करना है आप सी कर लीजिए। ये आपके पास एम, ये है एन, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली आपके पास 2 स्लोप मिल गया। ये सेक्शन आपका कहलाता है आर्क, ठीक है, इसको आप ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेक्शन आपका रिप्रेजेंट होता है कॉर्ड, ठीक है, कार्ड को आपने आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये रेडियस आपके पास आर है और ये एंगल आपके पास अल्फा है। और इस केस में जो भी आपके पास फेज डिफरेंस मिलना है वो फेज डिफरेंस कहीं यहाँ से जाके इस पॉइंट पर आकर के यहाँ से ये 2 अल्फा ये फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको इस कंडीशन में अगर आप इस पोजीशन को P एज्यूम कर सकते हैं तो आप इस फ्रेम डायग्राम से लिख सकते हो, इस डायग्राम से कि कॉर्ड ऑफ एम एन इक्वल टू 2 ऑफ एम इंटू पी, कॉर्ड ऑफ एम एन इक्वल टू 2 इंटू एम पी। और इस केस में आपके पास जो गिवन वैल्यूज है यहाँ पर, ये आपका पूरा आर्क है, ये पूरा आर्क है और ये पूरा 2 थीटा और ये पूरा आर है। तो आर मल्टीप्लाई बाई एंगल, यही ना आप कह सकते हो कि रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगल इक्वल टू आर्क। आर करके आप कह सकते हो जो आर्क की वैल्यू ए, रेडियस कितनी आर, एंगल कितनी है 2 अल्फा। तो यहां से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए बाई अल्फा इक्वल टू 2 आर, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इंटेंसिटी वेरिएशन के लिए ये जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वैल्यू का इसके साथ क्या रिलेशन है और उसका इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है। दोनों चीज जब तक आप इससे कोरेक्ट नहीं करते आपके कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, प्लस इसके साथ जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए वो भी आपके सॉल्व नहीं हो सकते। तो पहले क्वेश्चन में जो कॉस ऑफ एमपी दे रखा है यहाँ पर, उसकी अकॉर्डिंगली आप क्या कह सकते हो। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं ये आपका अल्फा है, तो इस केस में जो एम पी की वैल्यूज यहाँ पर आएगी इस डायग्राम से, एम पी की वैल्यूज एम पी इक्वल टू आर साइन ऑफ अल्फा कह सकते हो। एम पी इक्वल टू आर साइन अल्फा, क्योंकि एम पी दिस एम पी है, इस एम पी की वजह से ये आपके पास अल्फा ये आर है, ठीक है। तो दिस अपान दिस इक्वल टू साइन अल्फा, सो दैट कि एम पी इक्वल टू आर साइन अल्फा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया सेम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इस इक्वेशन से आपके पास जो इक्वेशन 1 है, कार्ड ऑफ एम एन की वैल्यूज आपने पहले ही डिफाइन कर रखा, उसको आर एज्यूम कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो आर इक्वल टू 2 ऑफ आर साइन ऑफ अल्फा। और इस कंडीशन से आपके पास जो ये इक्वेशन गिवन है 2 आर की वैल्यूज ए बाई अल्फा है, इट मीन्स ए साइन अल्फा बाई अल्फा, और ये वैल्यूज किसकी आ गई आर की, और यही बिहेव करता है एम्पलीट्यूड के साथ। सो दैट जो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया यहाँ पर, सो दैट आई इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, और साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर, ठीक है ना। और इस केस में आपके पास जो रिजल्ट्स गिवन है कि व्हेन अल्फा टेंड्स टू 0, ठीक है, सो दैट आई टेंड्स टू आई नॉट। तो आप इस चीज की इस कंडीशन को यूज करके आप कह सकते हो कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। वेयर अल्फा की वैल्यूज क्या होगी, अल्फा की वैल्यूज भी फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके हिसाब से ही आप उसको लेके चल सकते हैं। सो दैट आप यहाँ पे कह सकते हैं इस कंडीशन में कि
डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। और इसके पाथ डिफरेंस आपके पास कितने गिवन है, यहाँ पर 2 पाई बाई लेमडा और इंटू यहाँ पर जो वैल्यूज आपके पास गिवन है ए साइन ऑफ थीटा, और ये थीटा कहाँ पर है, इस एंगल के साथ, इसके साथ ये थीटा जो पाथ डिफरेंस आपने यूज़ किया है। ठीक है, तो आपका इस फेज में इसकी वैल्यूज कितनी आएगी 2 अल्फा। तो जो अल्फा की वैल्यूज आपको मिल रही है यहाँ पर अल्फा इक्वल टू पाई बाई लेमडा और इंटू ए साइन थीटा, ये रिलेशन है। और इसकी जो इंटेंसिटी इक्वेशन है वो आपको पास ये दिख रही है, आई नॉट आई साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर। अब बात यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि इस इक्वेशन के हेल्प से जो आपकी आई की वैल्यू आई नॉट साइन ऑफ अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर दिया है, इसके हिसाब से आप इंटेंसिटी कैसे निकालोगे। तो सबसे पहला केस, पहला केस आपको निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा और प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा और प्रिंसिपल मैक्सिमा। जब आप प्रिंसिपल मैक्सिमा की यहाँ पे बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जब आप इस पे यूज़ करते हो आई इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, और लिमिट ऑफ अल्फा टेंस टू 0 एंड साइन अल्फा बाई अल्फा, ठीक है, ये स्क्वायर, ये लगाना आपको पास। तो इस केस में आपने जब साइन अल्फा बाई अल्फा पुट किया तो इस केस में क्या आएगा, यहाँ पर ये 0/0 हो जाएगा, तो वो यूज में नहीं आएगा। तो आप एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करोगे इसके लिए, एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट ऑफ अल्फा टेंस टू 0 एंड साइन अल्फा बाई अल्फा, ये है रिजल्ट। एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, सो दैट ये होगा कॉस अल्फा अपॉन 1 और यहाँ पर अल्फा टेंस टू 0, तो 0 की वैल्यू आना जाएगी। तो सबसे पहला जो सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिल रही है इस केस में आई इक्वल टू क्या आएगा, आई नॉट, पहला मैक्सिमा ये मिल गया। और ये कब मिला है, जब आपने इस कंडीशन में साइन अल्फा बाई अल्फा की वैल्यू को 1 एज्यूम किया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो कंडीशन आपके पास गिवन है यहाँ पर अल्फा के टेंस पर, वो एक साइन थीटा जो आपके पास अल्फा इक्वल टू पाई बाई लेमडा और ए साइन थीटा मिला है, इस रिलेशन पर आप इसको फाइंड आउट करते हो। तो इस सिचुएशन में अल्फा की वैल्यू आप क्या करोगे, एन लेमडा इक्वल टू पाई बाई समथिंग, ठीक है, अल्फा की वैल्यू फेज है, सॉरी, अल्फा की वैल्यू एन पाई, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, एन पाई इक्वल टू पाई बाई लेमडा और ए साइन थीटा। तो जो रिलेशन आपके पास यहाँ से मिल रहे हैं एन लेमडा इक्वल टू ए साइन थीटा, ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। ये चीज़ आपके पास कंक्लूड होगी। सेकेंड केस में, केस 2 आप इस फार्ट में निकाल देखो, यहाँ पर सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा आपको मिलेंगे। सेकेंडरी मिनिमा के केस में अगर आप इसको देखते हो तो मिनिमा इंटेंसिटी के केसेस में क्या होगा, आपके पास यहाँ पर जो भी अल्फा की वैल्यूज है, ये वैल्यूज ये क्या आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो जब आपने साइन अल्फा अपॉन अल्फा की वैल्यू आप 0 करोगे तो यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये 0 किस पर होती है, साइन ऑफ एन पाई पर, ठीक है। देन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई, आपने 0 पुट किया, साइन 0 की वैल्यू 0, 1 पुट किया तो पाई की वैल्यू 0, ठीक है, और 2 करोगे तभी 0, 3 करोगे तभी 0। तो वेयर एन की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0 1 2, 0 को छोड़ के करना है 1 2 3, क्योंकि 0 पर क्या है, मैक्सिमा हो गया ना इंटेंसिटी आपकी यहाँ पर, तो उसको नहीं कर सकते। अब बात आती है केस थर्ड की, ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा की, कि इस कंडीशन में आपके पास क्या आ जाएगी। तो पहला अल्फा की वैल्यू 10 पे तो 0 आ गई, इसके बाद की जो वैल्यू जितने भी आपके पास आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है, अल्फा की वैल्यूज के लिए, वो अल्फा की जो वैल्यूज आएंगी वो 3 पाई बाई 2 पर, ठीक है, 5 पाई बाई 2 पर एंड 7 पाई बाई 2 पर, ठीक है, ये आपके पास मैक्सिमम मिलेंगे। और इसकी अकॉर्डिंगली जो आपके पास इंटेंसिटी इक्वेशन यहाँ पर मिलेगी आपके पास, ठीक है, इस केसेस पर जो आपके पास इंटेंसिटी की इक्वेशन आएगी यहाँ पर, वो अगर आपने यूज़ करा होगा आई 3/2 के लिए, आप देखोगे आप 3 पाई बाई 2 के लिए, तो आई नॉट और यहाँ पर साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू आपको 3 पाई बाई 2 पुट करना है, तो इसकी वैल्यूज क्या आएगी, 3 पाई बाई 2 की वैल्यूज -1, स्क्वायर करोगे तो +1, और ये ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास 4 आई नॉट इंटू, ठीक है, 4 आई नॉट इक्वल टू 9 पाई का स्क्वायर, ठीक है।
एंड सिमिलरली आई 5π/2 की आप क्वांटिटी फाइंड आउट करोगे आप, तो 4I0 इज इक्वल टू 25π²। एंड सिमिलरली आई 7π/2 की वैल्यूज निकालोगे आप इसी वैल्यू में पुट करके, तो आपके पास आ जाएगा 4I0 अपान 49π²। तो ये रिजल्ट शो कर रहा है कि विथ इंक्रीजिंग अल्फा ये वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, वो डिक्रीज कर रही हैं। तो यहीं से ये रिजल्ट आपका कंक्लूड होगा यहाँ पर कि ये इंटेंसिटी आपके पास जो गिवन है ये इस तरीके से बढ़ रही हैं। ठीक है, ये इंटेंसिटी आई है और इस पर आपने I0 लिया है और इस पॉइंट पे आपने 4I0 अपन 9π² लिया और इस कंडीशन पे यहाँ पे आपस 4I0 अपान 25π² लिया। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट और करते चले जाएंगे ऐसी वैल्यूज़ पर। यहाँ पर आपने यहाँ पे तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 ले रखी है और इस पोजीशन पे आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पर इस वैल्यूज़ की, वो आपके पास क्या है, पाई। ठीक है, यहाँ पे कितना 2π, यहाँ पे कितना होगा पास -π, यहाँ पे कितना होगा -2π। ठीक है, -3π, तो -3π के साथ यहाँ पे +3π। तो यहाँ पर सब मिनिमम मिल रही है और अल्फा इक्वल टू 0 पर, और ये वैल्यूज़ जो आपके पास यहाँ की जो वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पर ये 3π/2 एंड 5π/2 और यहाँ पर कितना -3π/2 और यहाँ पर -5/2। तो ये आपके पास रिजल्ट मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगी इस रिजल्ट्स पर। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमा थोड़ा कम होगा, इसके बाद थोड़ा और कम होगा, कम होता चला जाएगा, ऐसे ही दोनों साइड के साथ। ठीक है, तो इस तरीके के जो मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं वो हायर इंटेंसिटी के साथ ये इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएंगे। यही बेसिक डिफरेंस है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के साथ, और इस फार्मूले के साथ आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पेपर के हिसाब से, फ्रेजनल बाइप्रिज्म का ये डिफ्रेक्शन, जिसमें सोर्स इनफाइनाइट पे होगी और फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस यहाँ पर आपको दिखेंगे। प्राइमरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा सब याद रखना आपको, और बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो I = I0 sin α/α का स्क्वायर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस रिजल्ट में आपके पास बहुत सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा और इसके अकॉर्डिंगली आप इसको ग्रेटिंग की तरफ लेके जा सकते हो, इसे हायर इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, इसे लेजर सोर्स बना सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इस सेक्शन में यहीं तक, फिर आगे हम फिर मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।